श्री राधा जी, मुझे बहुत ज़्यादा कमर दर्द, जांघ दर्द, एड़ी दर्द और पैर सुन्नपन हो रहा है। पैर में बहुत जलन भी हो रही है। चलते समय पैर में जूता पहनना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पैर ज़मीन पर पड़ने का भी कोई एहसास नहीं होता। तब कमर दर्द के साथ पैर दर्द, पैर सूजन, पैर सुन्नपन को छोड़कर हम सब कुछ अपने बैग में रख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सटीक रूप से बता रही हूँ कि यह कितना बड़ा और गंभीर समस्या है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैंने कई इलाज करवाए हैं, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। मैंने 4 डॉक्टरों से परामर्श लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इस समस्या के साथ जी रही हूँ और पहले की तरह काम नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए हम इस समस्या का अंत करने जा रहे हैं। ये वीडियो कमर दर्द, पैर दर्द, सूजन, सुन्नपन और जलन जैसी समस्याओं का समाधान देगा। ये वीडियो इस समस्या के समाधान के लिए है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो यह समस्या 100 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित कर रही है। इसमें मुख्य समस्या डिस्क समस्या है। समस्याएं डॉक्टर ने मुझे कैसे बताया? गर्दन में समस्या है, पैर की सूजन के साथ कमर दर्द और पैर की सूजन इस तरह होगी, तो इस तरह की समस्या डिस्क समस्या ही है और इसमें ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद की समस्या विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी का मार्ग है और तीसरी समस्या हड्डी का खिसकना है। ये हड्डी का खिसकना इस तरह से होता है जैसे कि यह जल्दी नहीं होता। ये समस्या दुनिया में बहुत आम है। क्यों यह हड्डी बार बार खिसकती है? इस चिपचिपे पदार्थ की यह विशेषता क्यों है? चिपचिपे पदार्थ में क्या है कि यह बार बार गिरता है। इसे हटाए बिना ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसे कैसे रोका जा सकता है? और अगर यह आ जाए तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? वे कहते हैं कि इससे तंत्रिका समस्या हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? और अगर यह आ जाए तो इसे कैसे ठीक करना चाहिए? अब इसमें मुख्य रूप से पीठ दर्द, ये डिस्क समस्या सब किस कारण से होती है? अगर आप देखें तो ये पीठ के जोड़ पर अधिक काम करने के कारण होता है। जो लोग खेती का काम करते हैं, वे भारी काम करते हैं और कुछ वजन उठाते हैं। माताएं घर में आकर बच्चों की सफाई करती हैं, घर की सफाई करती हैं, नीचे बैठकर काम करती हैं। पीठ पर बार बार दबाव पड़ता है और पीठ के जोड़ पर अधिक काम करने के कारण यह समस्या होती है। इसलिए क्या होता है कि इसमें घर्षण और क्षति होती है, जिसे हम वीरन टर्न कहते हैं। ऐसा होने पर यह समझ में आता है। जब एमआरआई करते हैं तो यह दिखाई देता है। लेकिन इस तरह की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें एक समस्या आ गई है। हम कमर दर्द को ठीक करने के लिए सियाटिका को सक्रिय नहीं करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से 100 लोगों में से केवल 1 से 3% लोगों को परेशानी होती है। परेशानी के कारण कमर दर्द, पैर में सूजन, सुन्नपन हो सकता है। पैर में सुन्नपन और जलन महसूस हो सकती है। चलते समय जूते की तरह महसूस हो सकता है। इस तरह की समस्याएं केवल 1% लोगों में होती हैं। इसमें मुख्य रूप से 10 पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। अगर आप पूछें कि क्यों, तो हमने बताया है कि स्थानीय काम करने वाले पुरुषों और पेंडिंग काम करने वालों को अधिक होती है। इसीलिए हमें पहले इस बारे में सही समझ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे अनदेखा करते हैं तो चाहे हम कितने भी वीडियो डालें, ये समस्या बनी रहेगी। हमें इसे एक्सरसाइज और इफेक्ट्स के माध्यम से ठीक करना चाहिए, लेकिन इसे निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर सकता है। नहीं, वह नहीं। रीढ़ की हड्डी का मार्ग कितना हटा हुआ है, उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि वह मार्ग क्या है। यह मार्ग बनाया गया है, इसमें क्या सामग्री है, कितना दूर हटने से किस स्टेज पर जाता है और क्या प्रभावित होता है। यह जानने के लिए निश्चित रूप से इस मार्ग के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को देखें तो जब हम कूदते हैं, नीचे झुकते हैं या किसी भी गतिविधि में, उन हड्डियों के बीच का मार्ग मूव होना चाहिए। वह आकर शहर में होना चाहिए। हड्डियां मूव होती हैं, हड्डियां डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक सस्पेंशन काम करता है, वैसे ही इंटरेक्टिव डिस्क होती है। तो डिस्क के अंदर एक जेली होती है, एक सस्पेंशन की तरह, और अगर वह बाहर आ जाए तो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आनी चाहिए। इसे कवर करने के लिए यह कवरिंग जेली को बाहर जाने से रोकती है। यह एक दीवार की तरह काम करती है। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कवरिंग सही ढंग से काम करे और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह अपनी भूमिका सही से निभाए। यहाँ एक और चीज है जो जेली की तरह होती है, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और यह रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित होता है।
तो न्यूक्लियस पल्पोसस व जेली है जो सस्पेंशन के लिए महत्वपूर्ण है, इसे बाहर नहीं जाने देते। फिर ये हड्डी को छूकर उठने और उठने के लिए मजबूती से पकड़ने के लिए या जेली को बाहर न जाने देने के लिए होता है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, मैं इन लंबित गतिविधियों के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। अगर आप इस सूची को देखें तो पाएंगे कि अगर इसमें से कोई भी गतिविधि छूट जाए तो निश्चित रूप से समस्या बढ़ जाएगी। यही कारण है कि यह डिस्क समस्या का पहला कारण है, इसलिए इसमें होने वाली पहली समस्या भी तैयार हो जाती है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही उपचार होता है, इसलिए यह फाइबर और निकलस फोर्सेस दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसे मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही प्रॉपर्टी किक्स का पालन करना चाहिए। वो कौन सी तकनीकें हैं? हमारे रहने की समस्या कैसे बढ़ रही है? इसे कैसे टाला जाए? इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। इस दुनिया में हमें अब क्यों कमर दर्द हो रहा है और क्यों सुबह में दर्द बढ़ जाता है। जब यह कमर दर्द होता है तो पीछे रीढ़ की हड्डी का मार्ग होता है। यह रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें 33 हड्डियां होती हैं। इनके बीच में ये डिस्क होती है। जब ये डिस्क खिसकती है तो आगे और पीछे खिसकती है। इसमें पीछे का हिस्सा कमजोर होता है। अगर आप पूरी डिस्क को देखें तो यह साइड हिस्से में कमजोर होती है। जब यह कमजोर हिस्सा खिसकता है तो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी के मार्ग में पीछे से दाएं और बाएं पैरों तक जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। ये सब मिलकर जब डिस्क खिसकती है तो दबाव डालती है। तब क्या होता है? कमर, जांघ, पैर और पांव इससे प्रभावित होते हैं। मेरे पीछे के हिस्से और पैर के पीछे के हिस्से में जैसे एक शॉक की तरह करंट तंत्रिकाओं को पकड़ लेता है, वैसा महसूस होता है। जैसे एक बिजली का झटका हो, वैसी एक दर्द आती है। कभी कभी वह धीरे धीरे भी होता है, एक सूजन जैसा होता है। रात में सोते समय अचानक पैर में खिंचाव होता है। जब यह बहुत बढ़ जाता है तो पैर सुन्न हो जाता है। यह सब किस कारण से हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो पहला कारण है लंबित गतिविधियां, नीचे झुककर अधिक वजन उठाना। दूसरा कारण है शरीर का अधिक वजन होना। तीसरा कारण कुछ लोगों के लिए आनुवंशिक होता है, जैसे मेरी माँ भी मोटी थी, मैं भी मोटा हूँ। इसे शरीर के नियंत्रण में लाकर और उपयोग करके कम किया जा सकता है। फिर सामान्य रूप से हमारे खाने की आदतों ली गई आईटीवी, हमारे पीसी कलेक्टर में कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं। फूड आकर कंट्रोल आप कर सकते हैं, तो मुझे अकेले फूड आकर सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। बाकी सब लोग हैं, मैं अकेला हूं, तो इस तरह से लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स होंगे। शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, शरीर का वजन और मोटापा बढ़ जाता है। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी परिवार में समस्या हो सकती है। जो भी सिटी, इसलिए शरीर का मोटापा और इसके लिए वेट अधिक है। इन ज्वेल्स के आने से दबाव बढ़ता है और समस्या बढ़ती है। इसमें मुख्य रूप से एक और चौंकाने वाली बात यह है कि शुगर की बीमारी से भी इस डिस्क की इलास्टिसिटी और उस जेली की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मिस्कोलासिटी यानी उस जेली की तरह बैठने की क्षमता कम हो जाती है और यह सूख जाती है। इसलिए सस्पेंशन खत्म हो जाता है और जल्दी ही यह समस्या बढ़ जाती है। शुगर की बीमारी भी एक कारण है जिससे यह मोटापा होता है। जब शुगर की बीमारी होती है तो दोनों मिलकर उस रीढ़ की ज्वेल्स की समस्या को बढ़ा देते हैं। इसलिए चाहे आप कुछ भी करें, हमारे आईटीबीटी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है। भले ही आप फिट हों, डिस्क समस्या आने की संभावना बनी रहती है। पित्तुकुर पार्थुम 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 पानानुम 2 बार पहले 5 मिट्टी डालकर रिस्टैप पार्थिरेनगा। तो हम डॉक्टर गए, डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ऐसा हो सकता है। एक्सरे और एमआरआई के लिए कहा। एमआरआई में देखने पर YL4L में समस्या पाई गई। तो कैसे हो? उस प्रॉपर्टी में खड़े होने पर भी डिस्क समस्या का दबाव देखा है। जब आप सामान्य रूप से लेटे होते हैं तो उस जगह पर लगभग 25 किलो का दबाव होता है। जब आप खड़े होते हैं तो यह दबाव लगभग 100 किलो हो जाता है और जब आप बैठते हैं तो यह दबाव लगभग 600 किलो तक बढ़ जाता है। ये वास्तव में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि खड़े होकर थोड़ा वजन उठाने से कुछ नहीं होगा। वही तो समस्या है, ज्यादा बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं है, लेकिन खड़े होकर झुकते हैं तो वह 200 किलो जैसा लगता है।
सुनो भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे बहुत बार करूंगा। हम इसे प्यार से करेंगे, बैठकर आराम से करेंगे और तुरंत कुछ सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा आराम से सुनेंगे। पापा, नहीं लेना चाहिए। समाज हेतु हमने रखा था, थोड़ा लिया। समाज हेतु हमने रखा था, थोड़ा लिया। समाज हेतु हमने रखा था, थोड़ा लिया। पीठ को दूसरी बार बैठते वक्त नहीं लेना चाहिए, टालना चाहिए। वीडियो और बैठते वक्त सीधे बैठने के तरीके हैं। पीछे झुककर बैठ सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर नीचे हिट होता है। जब नीचे झुकते हैं ठंडा दबाव, बैठकर 300 गुना झुकते हैं, लेटते वक्त 25 होता है, बैठते वक्त 10 गुना ज्यादा दबाव आने से समस्या बढ़ जाती है। तो 10 गुना ज्यादा दबाव से डिस्क में अंदर का दबाव बढ़ जाता है और उन ज्वाइंट्स के खिसकने का मौका होता है। तो इसमें जैसा हमने कहा, बैठकर और खड़े होकर नीचे थोड़ा जितना हो सके पीठ को सीधा रखकर बैठें। बैठकर उठाते समय पीठ को सीधा रखकर नीचे झुककर उठाएं। पीठ को ज्यादा मोड़ने की जरूरत नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा वजन ज्यादा होने पर वह झुकने वाला बल बढ़ जाता है। सेंट्रल मोटापा, शरीर का वजन अधिक होना, शारीरिक व्यायाम की कमी और काम की गतिविधियों की कमी के कारण होता है। जैसे यह समस्या तब उत्पन्न होती है। सिर्फ एक साधारण कुर्सी पर बैठने से या इस तरह का काम करने से भी यह समस्या आती है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर किक्स और लिफ्ट एक्सरसाइज का पालन करें तो निश्चित रूप से कमर दर्द से सामान्यतः या आम तौर पर राहत मिलेगी। कमर दर्द से राहत मिलते ही यह स्वचालित रूप से ठीक हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो सिस्टम है उसमें केवल कमर दर्द ही है, ऐसा ही है नहीं। बहुत सारे वीडियो कॉल्स में डाल दिए हैं। इसमें आकर उस विज्ञापन की प्रकृति के अनुसार, जैसा मैंने कहा था, उसमें जली है, उसके चारों ओर है, वह सिंगल होता है। ये तब होता है जब शरीर का वजन अधिक हो या नीचे झुककर उठाने पर या बैठकर नीचे झुककर उठाने पर। मैं आपकी इस समस्या को देख रहा हूं और मुझे लगता है कि ये समस्या मेरे साथ भी हो रही है। कुछ समय में ये समस्या आती है और कुछ लोगों के लिए यह अधिक होती है। यह थोड़ा फट गया है और इसमें थोड़ा चिपचिपापन है। इसे हम डिस्क समस्या कहते हैं क्योंकि इस घर में बहुत से लोग इसे कहते हैं। इसमें सब कुछ स्टेज 1 और स्टेज 2 डिस्क समस्या स्कूल लाइफ ही है। फिर भी मैं कई सालों से डॉक्टर हूं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इन 2 स्टेज के लिए निश्चित रूप से सरल उपचार है और अगर मैं इसे सही तरीके से करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल एक बिल्डिंग भेजता हूं, कुछ लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, कुछ लोग डायरेक्शन करते हैं। क्या यह कम हो जाएगा? यह मल्टी मॉडर्न डे ऑफ मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि पहले स्टेज में पंजाब हो या कुछ और। यह 90% कमर दर्द डिस्प्ले की समस्या है। इसके लिए उपचार के लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। इसे सामान्य चिकित्सा पद्धति से ठीक किया जा सकता है। चिकित्सा पद्धति में क्या है, आपको पहले मल्टी मोड ऑफ मैनेजमेंट करना होगा। मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। पहले 2 स्टेज के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है। ट्रिक्स और मेडिकल मैनेजमेंट को सही तरीके से करें। इसमें निश्चित रूप से 1-2 महीने या 6 महीने सकते हैं। यह धीरे धीरे कम होगा। हर दिन और हर समय यह कम होगा और उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यह स्टेज 3 है तो ये स्पाइडर पिंच और न्यूक्लियस पल्स व जेली मटेरियल बाहर आ जाएगा। बाहर आकर ये कहाँ जाएगा? अगर ये बाहर आ जाए तो क्या होगा? लेकिन उभरी हुई जेली तंत्रिका को छूनी चाहिए। पैर के रास्ते से ऐसा लगेगा जैसे करंट का झटका लग रहा हो, पैर में सूजन आ जाएगी। महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखें उभरना। छोटे छोटे टुकड़े जो अलग हो गए हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये तंत्रिका के आने वाले छोटे छिद्र को बंद कर देगा। जब ये बंद हो जाएगा, होगा, जेली बंद कर देगी। लेकिन चाहे आप फिजियोथेरेपी करें या इंजेक्शन लगाएं, वे चल नहीं पाएंगे, पैर सुन्न हो जाएगा। ये समस्याएं बहुत ही गंभीर हो सकती हैं। ये अत्यधिक बढ़ सकती हैं। कुछ समय में ये इतना बढ़ जाती हैं कि रीढ़ की हड्डी का मार्ग भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। यह स्थिति है। उपयोग करने और मोशन जाने का नियंत्रण इस रीढ़ की हड्डी के मार्ग में होता है। कभी कभी अपने दबाव के कारण गड़बड़ा जाता है और नियंत्रण खो देता, निष्क्रिय हो। निष्क्रिय होने पर जब ऑटोमेटिक यूरिन जाता, मोशन जाने का नियंत्रण नहीं रहता, ऑटोमेटिक यूनिट नियंत्रित नहीं कर सकता,
मोशन का नियंत्रण नहीं कर सकता, अपने आप मोशन हो जाता। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। पहले चरण में 1% से कम लोगों को यह समस्या होती है। इस समस्या के आने से पहले उन्हें असहनीय दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पैर में सूजन होती है, पैर सुन्न हो जाता है। इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बहुत दुर्लभ और अंतिम समस्या है। फिर कुछ मरीजों में हम इस स्थिति को देखते हैं। बहुत लोग इस तरह आते हैं, हम उन्हें ठीक करते हैं। अगर आप इस स्थिति को नज़रअंदाज करते हैं, निश्चित नहीं होना चाहिए। पास के डॉक्टर को दिखाने पर वे तुरंत इसे बंद कर देंगे। ये डिस्क समस्या है, थोड़ा ज़्यादा है और असहनीय दर्द होता है। रात में सो नहीं सकते, सूजन होती है, यह आपको बहुत परेशान करता है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमें बहुत परेशान करेगा। हमें इसे ज़रूर दिखाना चाहिए और इसके लिए उचित इलाज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, यह स्थिति नहीं आएगी। इसलिए 1% से कम होता है, अचानक होता है, जैसे कोई भारी वजन उठाने पर डिस्क खिसक जाती है और तुरंत तंत्रिका पर दबाव डालती है, जिससे तुरंत यूरिन और मोशन का नियंत्रण खो जाता है। कौड़ा इक्विना सिंड्रोम कहा जाता है, कौड़ा इक्विना सिंड्रोम कहा जाता है, कौड़ा इक्विना सिंड्रोम कहा जाता है। गंभीर समस्या बहुत दुर्लभ होती है। जब होती है तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। यह सर्जिकल इमरजेंसी है और इसे तुरंत करना चाहिए। काटने वाली डीले पन्ना रिकवरी लेट होगी। ये 1% से भी कम होगी। 99% में से 90% पहले स्टेज और दूसरे स्टेज में होगी, बाकी 9% दूसरे और तीसरे स्टेज में होगी। यह सब अधिकतम समस्या है और ये 1% से भी कम होगी। तो अब हम इसे देख रहे हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, सही क्लिनिक में जाकर टेस्ट कराएं। वे देखेंगे कि समस्या कहाँ है और कितनी गंभीर है। ये एक साधारण मुलाकात भी हो सकती है, ये एक चिपचिपी समस्या भी हो सकती है। ऐसा करके देखो। पापा पैर उठाकर स्ट्रीट रेसिंग करते थे। जब वह ऐसा करते थे, हम लेट जाते थे और सुबह के समय पैर ऊपर उठाते थे। आप एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन होगा। उस पर भरोसा करने के कारण इसे खींच नहीं सकते। घुटने को मोड़कर खींच सकते हैं, लेकिन घुटने को सीधा करके सीधा कानूनी तरीके से नहीं कर सकते। वह एक पैर सुन्नपन की समस्या थी। क्या है? नहीं, बाहर की तरफ दर्द हो सकता है और अंदर की तरफ सुन्नपन भी हो सकता है। जैसे हो सकता है, जैसे कहा जा सकता है कि न्यूज नेशन मोटर सेंसरी एग्जामिनेशन करके देखेगा। मोटर सेंसरी एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर व्यक्ति की मोटर और सेंसरी क्षमताओं की जांच करेंगे। इस एग्जामिनेशन के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए एक्सरे भी किया जाएगा, जिससे हड्डियों और आंतरिक संरचना की स्थिति का भी पता चलेगा। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन 123 MR, तो इन तीनों को हम पहचान सकते हैं। 4 स्टेज में किस स्टेज में है, ऐसे तो हम देखते हैं। बहुत बड़े स्तर पर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जैसे मांसपेशियों के खिंचाव के कारण मैं उस सड़क पर था। इसे लैंप लॉस कहा जाता है। पहले कभी कभी एक्सरे में, जैसा मैंने पहले कहा, वह 1 मिलियन लोगों द्वारा ही चुना गया था। यह विशेष रूप से बड़े चित्रों के लिए नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हड्डी का खिसकना, कमर दर्द की समस्या केवल 5% लोगों को ही होती है। ज्यादातर लोगों को यह समस्या के साथ होती है। उन्हें हड्डी का खिसकना पता चलता है, फिर भी यह रीढ़ की हड्डी को दबाता है, क्योंकि यह कार्टिलेज हो या लिगामेंट हो, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए देखना होगा कि क्या यह हड्डी दबा रही है या कार्टिलेज दबा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो जैसा हमने कहा, यह जंप बाजार या एक्सटेंशन में हो सकता है। यह समस्या कभी कभी बहुत गंभीर हो सकती है। जम्मू आकर स्टेशन हो सकता है। 1234 स्टेट्स, तो ये आकर ऑन स्टेज ऑन लाइट, उनके लिए ये आकर पूरा स्टेज 2। इसमें आकर देखा तो स्टेज दिखाई नहीं दे सकता है, हो सकता है। ये आकर मारी नहीं, हमने ICL कट करके देखा तो पता चलेगा। ये आकर किया, ये आकर एक वहां है और 2 जगहों पर उठाएंगे। तो इस तरह से हमने यह तय किया कि हम किस स्टेज पर हैं। तो जैसे ही स्टेज का निर्धारण हो गया, उपचार बहुत सरल हो जाता है। जैसा मैंने कहा, 90% से अधिक लोगों के लिए पहला या दूसरा स्टेज ही होता है। तो कुछ लोग इसे आजमा चुके होंगे, कुछ ने इसे किया होगा, कुछ ने गोलियां बहुत अच्छी तरह से ली होंगी, कुछ ने प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया होगा, कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए गए होंगे, कुछ मसाज करवा रहे होंगे। तो इन सभी तरीकों को आजमाने के बाद भी 90% लोगों के लिए यही समस्या होती है। ये संतोषजनक नहीं होगा। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हर मोबाइल प्रबंधन उसमें करना चाहिए। कुछ लोग आकर देखेंगे तो वे बहुत आगे बढ़कर वजन कम करके अच्छा महसूस कर रहे हैं और चल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
चिकित्सा क्षेत्र में स्वीकृत एक ही चीज है, लेकिन सब कुछ गरिमा के साथ करना चाहिए। अब समस्याएं बढ़ रही हैं। अधिकांश लोगों के लिए सरल फिजियोथेरेपी करके, बेल्ट पहनाकर और बर्फ का दबाव देकर हमने समाधान किया है। जब समस्याएं अधिक होती हैं तो दवाइयां भी दी जा सकती हैं। जब ये बहुत अधिक हो जाता है तो इंजेक्शन देकर इसे निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। जब आगे दर्द हो तो डॉक्टर से फिजियोथेरेपी के तरीके अपनाए जा सकते हैं। दर्द कम होने के बाद पीठ दर्द कम करने के लिए मांसपेशियों का व्यायाम करें। टेक्सास में इस तरह के प्लांट्स लगाकर इसे ठीक किया जा सकता है। तो इसमें सब कुछ करने के बाद भी, वजन कम करने के बाद भी, वॉकिंग करने के बाद भी जो लोग ठीक नहीं होते, हमने चिकित्सा पद्धति से 13 महीने तक कोशिश की। अगर सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर निश्चित रूप से बताएंगे। सुबह हल्का दर्द है, चिकित्सा पद्धति और सर्जरी तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। सर्जरी के बीच में एक चिकित्सा पद्धति है। पहले इंजेक्शन लगाना। रीढ़ में इंजेक्शन लगाने से एक और समस्या हो सकती है। मुझे एक सिजेरियन डॉक्टर ने 2 बच्चों के लिए रीढ़ में इंजेक्शन लगाकर एक ऑपरेशन किया, लेकिन उन्होंने इसे ठीक किया। क्या आप समझ रहे हैं? कमर दर्द इंजेक्शन लगाने से कमर दर्द होने की संभावना बहुत कम है। वैज्ञानिक सच्चाई यह है कि जब हम उस मील में बहुत पतले पानी में कमर में एक इंजेक्शन लगाते हैं, हाथ में एक ड्रिप लगाते हैं, उसी मात्रा में कैलिबर के साथ पतले पानी में रीढ़ में इंजेक्शन लगाने से कमर दर्द होने की संभावना कम होती है। उस कमर दर्द के लिए उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपचार से दर्द कम हो सकता है। कमर दर्द को इंजेक्शन लगाकर ठीक किया जा सकता है। इंजेक्शन लगाने से कमर दर्द होता है, पर वह कमर दर्द को कम करता है। एक इंजेक्शन बहुत अच्छा इलाज है। श्रीपति ने कई पोस्ट्स डाले हैं। इस श्रीजेश ने कहा कि शरीर का वजन बढ़ाने वाली शुगर नहीं बढ़ेगी, यह केवल उस स्थान पर काम करने वाला स्टेरॉयड है। इसलिए स्टेरॉयड हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, यह हानिकारक दवा नहीं है। निश्चित रूप से यह डॉक्टर की सलाह के अनुसार है। फिर यह कैसे और कब काम करता है, यह सब ट्वीट्स में बताया गया है। इसलिए इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। यह चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके 3 महीने के लिए दर्द कम नहीं हुआ, तो श्री ने इसे कैसे पाया? सबसे अच्छा चिकित्सा हस्तक्षेप पैर की सूजन के लिए है। आपको बताई गई चिकित्सा उपचार की गोलियां, दवाएं, फिजियोथेरेपी आदि का पालन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कमर में पैर की सूजन स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में बदल जाती है। एक्सट्रैक्शन के दौरान डिस्क हट जाती है, इसलिए हम इसे चिकित्सा पद्धति से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर सुधार होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर 3 महीने बाद भी पैर की सूजन कम नहीं होती और पैर सुन्न हो जाता है तो हमें एंडोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी जैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अर्थरोस्कोप के बारे में कहें, नून तुलसी जैन के बारे में कहें, अर्थरोस्कोप के बारे में कहें, नून तुलसी जैन नून थुलई चिकित्सा के माध्यम से, यानी एक सरल सर्जरी टेक केयर प्रक्रिया करके, उस एयर बस को आज सर्जरी करके कल हम अपने घर जा सकते हैं। एक सरल चिकित्सा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में हाथ लगाने से समस्या हो जाती है, ऐसा कई मरीज कहते हैं। उनके साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए उस समय वे आकर खोलते थे। पहले वे काटते थे, इसलिए हमें 6 महीने का आराम लेना पड़ता था। लेकिन अब चिकित्सा क्षेत्र की तकनीकी प्रगति को देखें तो एक साधारण इंजेक्शन की तरह एक नून थुलई चिकित्सा करके तुरंत राहत मिलती है। जैसा कि कहा गया है, उस स्टेज को स्टेज 4 तक जाने से रोकने के लिए और यह एक बड़ी समस्या बनने से रोकने के लिए नून थुलई चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है और अगले दिन ही घर जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये हम क्यों करते हैं? बिना जरूरत के नहीं करते। हमने बहुत सारे उपचार किए हैं, सुधार नहीं हुआ, पैर में सूजन बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं है। इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त सर्जरी ही एंडोस्कोपिक है। आसपास सर्जरी एंडोस्कोप आकर हमारी आर्थ्रोस्कोपी करने की तरह, लैप्रोस्कोपी करने की तरह कैमरे के माध्यम से उस ज्वाइंट को हटाकर उस तंत्रिका को सेट करता है। यह तंत्रिका को हटाकर तंत्रिका को किसी भी नुकसान से बचाता है। इसे साफ करके निकालने के बाद यह सामान्य हो जाएगा। हम इसे नहीं निकालने वाले हैं। इस हिस्से को, मतलब ढीले पेंच वाले हिस्से को, जो बाहर निकले तंत्रिका समस्या और डिस्क समस्या पैदा कर सकता है, हम केवल इस डिस्क को ठीक करने वाले हैं। बाकी डिस्क वैसे ही रहेंगे। इससे एक छोटी समस्या हो सकती है कि वह फिर से किसी तरह से हिल सकता है। फिर से झुकने और सीधा होने पर यह समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यह एक सीमित अवसर है। 100 से 135%।
ये अच्छा परिणाम देता है। हम निश्चित रूप से इसे आजमा सकते हैं। इसी तरह ये एंडोस्कोपिक स्पाइन के बाद माइक्रो आता है। ओपन करने के लिए एंडोस्कोप के बिना आंखों के माइक्रोस्कोप से देखकर किया जा सकता है। तो एक कैमरे के माध्यम से देखकर करना और दूसरा माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखकर करना, ये दोनों मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के रूप में आते हैं। यानी ओपन करने की बजाय, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ये किसी ऑपरेशन जैसा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि ये एक छोटा सा छेद है, थोड़ा सा, ऐसा करने से तुरंत परिणाम अगले दिन आ जाएगा और हम चलना शुरू कर सकते हैं। हम अपने घर में छुट्टियां मनाना शुरू कर सकते हैं। 1-2 हफ्तों में अच्छी रिकवरी के बाद आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। तो वजन उठाना 1 महीने के बाद, वेटिंग यानी हार्ड वर्क करने वाले लोग हों तो वो 1 महीने बाद कर सकते हैं। तो सब कुछ हो गया। मुझे डिस्क को ओपन किया गया, डॉक्टर अच्छे थे, 10 साल तक सब ठीक था, अब फिर से परेशानी हो रही है। तब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा जेली हट गई है। छोटी उम्र में दोनों तरफ तंत्रिका समस्या हो गई थी। इसे एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोप से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कमर दर्द नहीं होना चाहिए, पैर में सूजन नहीं होनी चाहिए और घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनके लिए सबसे अच्छा समाधान ट्रांसफार्मर में इंटरप्रिटेशन है। मतलब यह कि रीढ़ की हड्डी और हड्डी के बीच में एक जेल होता है। ये जेल दोनों तरफ तंत्रिका को दबाता है, इसीलिए इस जेल को साफ करके निकालना पड़ता है और इसे छोटे से ओपन सर्जरी से किया जाता है। जैसा कि हमने कहा, यह नून धुलाई चिकित्सा में किया जाता है। अगर ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है और पहले ही डिस्क सर्जरी हो चुकी है, तो कई सालों बाद किसी दुर्घटना के कारण फिर से समस्या हो सकती है। जैसे कि झुकने और सीधा होने पर कोई घटना हो सकती है। इसके बाद ये समस्या बढ़ सकती है। इसे वापस आने से रोकने के लिए हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। ओपन सर्जरी का मतलब यह नहीं है कि इसे बहुत बड़ा ओपन करके करेंगे जैसा कि पहले किया जाता था। आप सोच सकते हैं कि यह बड़ी सर्जरी है, लेकिन यह ओपन करके उस जगह को साफ करके वहां केस डाल सकते हैं। डिस्क को रिप्लेस करने की तरह केस डाल सकते हैं और फिर बोन ग्राफ्टिंग और स्क्रूज लगाकर इसे फिक्स कर सकते हैं। स्कूल ऑफ फार्मेसी, इसलिए अगर कोई समस्या है तो समस्या नहीं होगी। इसे टाइटेनियम डालेंगे तो यह आपकी हड्डी से जुड़ा रहेगा। यह बड़ी समस्या है, इसे समस्या नहीं बनाएंगे। मधुमेह जैसी बीमारियों के संक्रमण की समस्याएं हैं। इसके लिए उचित चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग यदि आप इसे करते हैं तो अगले दिन आपकी कमर अच्छी होगी, पैर की सूजन पूरी तरह से चली जाएगी, पैर का सुन्नपन धीरे धीरे महीनों में कम होना शुरू हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण संकेत है। सर्जरी के अगले दिन ही पैर में सूजन होगी क्या? आज ही डॉक्टर ने सर्जरी खत्म की है, ऐसा कह रहे हैं। सर्जरी के तरीकों से डर रहे थे, सर्जरी करवा ली। पन्नन थाई डॉक्टर ने बताया कि 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 दर्द, पैर दर्द, सूजन के बिना सोना मुश्किल है क्योंकि चलते फिरते रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा, मालिश, 1000 एडिट करके काढ़ा पीने से, एक्सरसाइज करने से ठीक हो सकता है, लेकिन तंतु खिसकना, तंत्रिका दबाव, तंत्रिका सूजन बनी रहती है। इसलिए सूजन बनी रहती है, रात को आराम से सोना मुश्किल हो जाता है। चिकित्सा उपचार सामान्य चिकित्सा पद्धतियों से ठीक नहीं हुआ तो इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो क्या यह सही स्टेज पर है? क्या स्टेज जैसी समस्या है? निश्चित रूप से शुरुआती चरण में जब वह झिल्ली हटना तीसरे या चौथे चरण में बहुत अधिक होता है तो एंडोस्कोपी माइक्रोस्कोपिक उपचार की कोशिश करके निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। अगर यह नहीं मिलता है तो यह बहुत लंबे समय से है। बहुत सारी झिल्ली हट चुकी है, कई जगहों पर समस्याएं हैं। इस तरह की मल्टी लेवल समस्या तो दोनों तरफ दबाव है। इस तरह की समस्या मुझे बाद में नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। इनके लिए सब कुछ पेस्ट आकर ट्रांसफार्मर में इंटरप्रिटेशन नामक एक सर्जरी और एक उत्कृष्ट सर्जरी है। 100 में से 90% चिकित्सा पद्धतियां, 10% को 5% माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता होती है और 5% को ओपन सर्जरी की आवश्यकता होती है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपकी समस्या को 100% हल करके आपको पुरानी स्थिति में वापस लाएगा। इससे आपकी जिंदगी में कोई भी पीछे हटने की स्थिति नहीं आएगी। यह अच्छे इरादे से की जाने वाली सर्जरी है। इस स्टेज के लिए यह ट्रीटमेंट सही रहेगा। यह सब एक प्रोटोकॉल के अनुसार होता है, इसलिए अगर आप उस प्रोटोकॉल को सही से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इससे मुक्ति मिलेगी। चाहे वह सुन्नपन हो,
चलने में कठिनाई हो या कोई अन्य समस्या हो। मूवमेंट कंट्रोल रखना चाहिए। जब हम दुकान पहुंचे, अस्पताल से सूचित किया गया था। कमर दर्द के बारे में आपको स्पष्ट समझ होगी। इसमें संदेह हो तो मुझसे बिना झिझक संपर्क करें। धन्यवाद।